जय हिंद। आज हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का 4th चैप्टर, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। इससे पहले हम इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने क्या बताया कि मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का और कौन सी डिग्री है, यानी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। इस वीडियो में हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है परसेंटेज मेथड और सेकेंड मेथड है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। अगर आप हमसे पूछेंगे, देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि एग्जाम में कौन से मेथड से बनाए, तो हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप प्रोपोर्शनेट मेथड से बनाए। क्यों? क्योंकि इसमें समय कम लगता है, इसका फॉर्मूला भी आसानी से याद हो जाता है। देखिए ये भी कोई टफ नहीं है, सिर्फ समझना है। परसेंटेज मेथड से अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू, आपको लिखना है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जाम में आपको यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं देना है, आपको फुल परसेंटेज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हमारा डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। ये आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े हैं, सेम वही फार्मूला है, सिर्फ वहाँ पर डिमांड था और यहाँ पर सप्लाई का बात हो रहा है। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कुछ चेंज हुआ है, यानी कुछ नया वैल्यू आया है। इसको हम आगे बताएंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? तो ये भी निकलता है कि डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो अगर परसेंटेज मेथड से आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहले परसेंटेज मेथड का ये फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। अभी एग्जाम्पल लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड मेथड है वो है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अगर आपको निकालना है तो बस इसको याद रखेंगे, आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। अगर आप परसेंटेज मेथड से निकलना चाहते हैं तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चलिए अब उदाहरण देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई of a commodity A if its percentage change in price is 10% and percentage change in सप्लाई इज 18%। ये आपका क्वेश्चन 2007 में पूछा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ कमोडिटी ए इफ इट्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10% एंड परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज 18%। यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 18% है। तो देखिए फार्मूला आपको यही लगा देना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 18%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%, परसेंट कैंसिल, ये हो जाएगा 1.8। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूनिटलेस मेजर है, इसको हम पार्ट 1 में ही बता दें, यहाँ पर कोई इसका यूनिट नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं।
at the price of 10, at the price of rupees 10, a firm supply 50 units. At the price of 10, a firm supply 50 units. Its price rises to rupees 12. Its supply will increases to 70 units. Calculate elasticity of supply. At the price of 10, a firm supply 50 units. Its price rises to 12. इसका प्राइस बढ़ जाता है तो इसका जो सप्लाई का रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो देखिए प्राइस और ये हो गया क्वांटिटी सप्लाई। तो प्राइस पहले क्या था हमारा 10, 10 से क्या हुआ, 10 से हुआ हमारा 12। तो ये हमारा क्या था प्राइस, तो ये हमारा P1 हुआ कि नहीं, देखिए P1 ये हमारा पहले का प्राइस था। तो ये अब न्यू प्राइस क्या है 12। 1 क्या सिग्निफाइज करता है, 1 सिग्निफाइज न्यू वैल्यू, ठीक है। पहले हमारा 10 था, अब कितना है 12, यानी 10 से 12 हुआ, यानी ये पहले वाला था तो उसको लिख दिए P, और फिर 10 से 12 हुआ यानी जो न्यू प्राइस है वो उसको बोल दिए हम लोग P1, ठीक है। उसी तरह क्वांटिटी सप्लाई पहले कितना था 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, उसके बाद कितना हुआ 70 यूनिट्स। पहले कितना था 50 यूनिट्स, अब कितना हुआ 70 यूनिट्स। यानी देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है। तो देखिए तो ये प्राइस क्या हुआ 10 से 12 यानी इंक्रीज हुआ, तो ये क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हुआ 50 टू 70 हुआ, ये भी इंक्रीज हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड से बनाए या परसेंटेज मेथड से, दोनों का सेम होगा। तो देखिए ES इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू, ये क्या है प्रोपोर्शनेट मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड। ES इक्वल टू डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P, ठीक है। डेल्टा Q, अब डेल्टा Q कैसे निकलेगा, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। तो Q1 कितना है, ये हो गया Q और ये हो गया हमारा Q1। तो Q1 है हमारा 70, Q कितना है 50, तो 70 माइनस 50 हो गया 20, ठीक है। डेल्टा P कैसे निकलेगा, डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P, P1 कितना है 12, P कितना है 10, तो ये हो गया हमारा 2, यानी डेल्टा P 2 और डेल्टा Q 20। अब देखिए डेल्टा Q कितना है हमारा 20, Q कितना है 50, P कितना है, P है हमारा 10, डेल्टा P कितना है 2, तो 0 से 0 ये कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, आ गया हमारा आंसर 2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज मेथड से बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए इसका आंसर आया 2 प्रोपोर्शनेट मेथड से। अगर हम इसी को परसेंटेज मेथड से बनाए तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, डेल्टा Q बाई Q इंटू 100, और प्राइस कैसे निकलेगा डेल्टा P बाई P इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे निकलेगा, डेल्टा Q बाई Q इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेल्टा P बाई P इंटू 100, ठीक है। अब देखिए डेल्टा Q, अब डेल्टा Q कैसे निकलेगा, उस समय निकाले थे P और डेल्टा, प्राइस कितना है हमारा 10 से 12 हुआ और वो 50 से 70 हुआ, तो ये हो गया P और ये हो गया हमारा न्यू वैल्यू P1, ये हो गया हमारा Q और ये हो गया हमारा Q1। तो डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q, तो Q1 यानी 70 माइनस 50 कितना है हमारा 20, ठीक है। तो डेल्टा Q हमारा निकल गया 20,
क्यू कितना है, क्यू है हमारा 50 इंटू 100, ठीक है। अब डेल्टा पी कैसे निकलेगा, डेल्टा पी देखिए, डेल्टा पी इक्वल टू P1 माइनस पी, तो P1 कितना है 12 है, P कितना है 10 है, तो 12 माइनस 10 2, यहाँ पर डेल्टा पी हो जाएगा 2, P कितना है, P है हमारा 10 इंटू 100। देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ऊपर कितना हुआ 22 जा 40, 2 इंटू 10 20, 2, इसका भी आंसर कितना हुआ 2। प्रोपोर्शनेट मेथड से भी बनाए तो इसका आंसर 2, परसेंटेज मेथड से भी बनाए तो इसका आंसर भी आया 2। आप कोई भी मेथड से बनाइए आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप एग्जाम में बनाना चाहते हैं तो आप प्रोपोर्शनेट मेथड से बनाए क्योंकि वो इजी पड़ता है, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इकोनॉमिक्स में आप कम मेहनत कर कर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, एट दी, या इसको ऐसे लिखिए, ए फर्म सेल 40 units of a commodity X at the price of ₹10. A firm sell 40 unit of a commodity X at the price of 10. At what price? At what price the firm sell 60 unit if the price elasticity of a supply is 0.8। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए फर्म सेल 40 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एट द प्राइस ऑफ 10। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपया है, ठीक है, इस मार्कर का दाम 10 रुपया है, तो इसका सप्लाई कितना हो रहा है 40 यानी 40 हो रहा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि एट व्हाट प्राइस, कितना पैसा रहेगा, तो फर्म सेल 60 यूनिट की ये कितना सप्लाई करेगा, 60 मार्कर को सप्लाई करेगा, जबकि इसका प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है 0.8 है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये हो गया P और ये हो गया क्वांटिटी सप्लाई। आपको ये बना लेना है, इससे आपको क्लियरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो प्राइस पहले कितना था, प्राइस हमारा पहले था 10, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा प्राइस 10, क्वांटिटी सप्लाई कितना था 40, Q1 कितना आ गया हमारा 40, Q2 आपको दिया है 60, ठीक है, आपको P1 निकालना है, यही ना। ए फर्म सेल 40 यूनिट्स of a commodity X at the price of 10. At what price यानी न्यू प्राइस P1 आपसे पूछा है, द फर्म सेल 60 यूनिट, यानी सॉरी यहाँ पर देखिए ये Q1 60 हो गया, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी ES भी आपको गिवन है 0.8। तो देखिए इसको प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे बनाते हैं, ES इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P बाई डेल्टा P। डेल्टा Q कैसे निकलेगा, डेल्टा Q निकलेगा Q1 माइनस Q1 कितना है 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 हो गया आपका 20 हुआ। उसके बाद आपको डेल्टा P निकालना है, डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P1 कितना है नहीं मालूम है, यानी आपको डेल्टा P निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये आपको गिवन है 0.8, डेल्टा Q आपको गिवन है 20, डेल्टा Q आप निकाल लें, गिवन नहीं है। Q गिवन है, Q कितना गिवन है 40, P गिवन है, P है 10 और डेल्टा P आपको निकालना है। सारे अब चीज़ को हम इरेज करते हैं, देखिए कैसे निकलेगा।
देखिए इस जीरो से इस जीरो का हमने ख़त्म कर दिया, 2 से ये हो गया 2, 2 से ये हो गया 5, ठीक है, 2 से हो गया ये 5, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 0.8 डेल्टा पी इक्वल टू 5। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, ऐसे नहीं समझ, देखिए ये हमारा 20 था और ये हमारा 40 था, ठीक है, और ये हमारा 10 है, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये 2 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 चौक 4, और ये 2 से फिर 5 बार में जाएगा। तो अभी देखिए तो यहाँ पर ये कुछ नहीं बचा, तो अगर हम इसको इरेज कर दें, इसको हम इरेज कर दें तो क्या बच गया, ये बच गया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 0.8 इंटू डेल्टा पी इंटू ये हो गया 5, तो डेल्टा पी इक्वल टू 5 बाई 0.8, तो ये 0 ऐसे जाएगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 25, और ये जाएगा कितने बार में 24, 6.25, कितना आया हमारा 6.25। तो आपको निकालना क्या है P1, तो P1 अब कैसे निकलेगा, तो P1 निकलेगा डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P। हमारा आंसर ये डेल्टा P कितना है 6.0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6.25, P1 नहीं मालूम है, P10, P1 इक्वल टू 10 प्लस 6.25, हमारा आंसर आ जाएगा 16.25। अगर आप इसको परसेंटेज मेथड से करेंगे फिर भी हमारा यही आंसर आएगा। इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है जब आपको क्वांटिटी ही नहीं गिवन रहेगा, उस समय आपको रेवेन्यू गिवन होगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई सॉरी डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, उसमें एक्सपेंडिचर गिवन था, क्वांटिटी नहीं गिवन था, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या लगता था, क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, लेकिन यहाँ पर आपको रेवेन्यू गिवन रहेगा, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा क्वांटिटी इक्वल टू रेवेन्यू बाई प्राइस। तो चलिए इस पर एक बेस क्वेश्चन देखते हैं। सबको मिटा देते हैं। देखिए एक अच्छे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एट द प्राइस ऑफ ₹5 revenue is ₹800 if its price increases by 20%, if its price increases by 20%, its revenue is increases by ₹400. Calculate electricity of supply. Question: at the price of 5, revenue is 800. If its price increases by 20%, its revenue is increases by 400. Calculate electricity of supply. ये क्वेश्चन आपको 2006 और 6 में और 7 में पूछा है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको क्वांटिटी नहीं गिवन है, यहाँ पर एक चीज़ गिवन है रेवेन्यू। तो जब भी आपको क्वांटिटी नहीं गिवन हो, एक चीज़ देगा हमेशा रेवेन्यू, और तब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा क्वांटिटी इक्वल टू रेवेन्यू बाई प्राइस। इससे आप क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए प्राइस गिवन है और रेवेन्यू गिवन है, तो एट द प्राइस ऑफ 5 यानी ये हमारा P हो गया 5, तो रेवेन्यू इज 800। रेवेन्यू कितना है 800। इफ प्राइस इंक्रीज बाई 20%, प्राइस इंक्रीज होता है 20%, यानी 5 का 20%, 5 का 20% कितना होगा, तो 5 इंटू 20 1 होगा, 1 हो रहा है।
यानी हमारा P1 कितना आ जाएगा 5 + 1 = 6। ये 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया। प्राइस इंक्रीजेज बाई 20%, यानी 5 का 20% कितना होगा 1 होगा, तो 5 में 1 को हम ऐड कर देंगे। इट्स रेवेन्यू इज इंक्रीज बाई 400, तो ये हमारा Q था और Q1 कितना होगा इंक्रीज होगा 4, तो 800 + 400 1200। ठीक है, तो अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए अब फॉर्मूला लगाइए। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या होता है, डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P। अब यहाँ से डेल्टा Q नहीं है तो देखिए यहाँ से निकलेगा Q = रेवेन्यू बाई प्राइस। रेवेन्यू कितना है 800, प्राइस कितना है 5, तो 5 और 5 6 7 8 30 160, तो Q1 कितना हो जाएगा R/P, यानी 1200/6, 1200/6, तो 6 दूनी 12, 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 200। Q हो गया हमारा 160, Q1 हो गया हमारा 200। Q कैसे निकला R/P, ये वाला, ये हो गया हमारा Q और ये हो गया हमारा Q1। ठीक है, ये हमारा R है, रेवेन्यू है, Q नहीं है, R है, और ये हमारा R1 है। अब आपको निकालना है डेल्टा Q। अब डेल्टा Q यहाँ से निकाल लेते हैं। डेल्टा Q क्या होगा Q1 - Q, Q1 कितना है 200, 200 - 160 40, और फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको डेल्टा P। तो डेल्टा P = P1 - P, P1 यानी 6 - 5 1। अब यहाँ से फॉर वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा Q 40, Q कितना है, Q है 160, P कितना है 5, डेल्टा P कितना है 1। देखिए 5/4 1.25, 1.25 आपका आंसर आ जाएगा। जब आपका क्वांटिटी नहीं गिवन हो, रेवेन्यू गिवन हो, तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो रेवेन्यू यहाँ पर 800, ये 1200, तो यहाँ से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद डेल्टा Q निकाल देंगे। उसके बाद मतलब इसके पहले अब जो एग्जाम्पल बनाया है उसी तरह बन जाएगा। ठीक है, देखिए जितने भी अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एक चीज़ आपने नोटिस किया, जो सारा वैल्यू है वो सब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, कोई निगेटिव गया। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व किए थे, वीडियो यूट्यूब पर है, जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना है ICSE क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का। उसमें जो वैल्यू था वो निगेटिव में आ रहा था और ये जो वैल्यू है पॉजिटिव में आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछता है ICSE में, ये फेवरेट उसका क्वेश्चन है ICSE का, कि ये जो वैल्यू सारा आ रहा है, वैल्यू इससे पहले भी जो हम न्यूमेरिकल बनाए, सारा वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, तो कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन। वहीं हमारा डिमांड में, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड में जब प्राइस बढ़ता था तो डिमांड घटता था, तो ये कैसा रिलेशन है? ये है निगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा वाई इज द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर। तो आप लिखिएगा कि पॉजिटिव और प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। दैट्स वाई ये नंबर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेते हैं जितना हम बताएं, उससे आगे कुछ भी नहीं है आपके बुक में, इससे हार्ड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स आपके जेब में होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का टेंशन नहीं लीजिएगा। थैंक यू।